नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय, द सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में वर्णित है। कहाँ है? भाग 5 में। और इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 124 से लेकर 147 तक। ठीक, तो भाग 5 के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक किसका वर्णन है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के गठन, उसके न्याय क्षेत्र, उसकी शक्तियाँ, उसकी जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसका उल्लेख कहाँ है? भाग 5 में है। ठीक है, तो देखते हैं भारत में उच्चतम न्यायालय के गठन में संविधान व कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है। ठीक, कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? तो संसद के पास होगी। और भारत में एकल और स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। ठीक, एकल और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। ठीक है, सर्वोच्च अपीली न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 124 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 124 में। ठीक है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अस्तित्व में कब आया? तो वो अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अस्तित्व में कब आया? तो वो आया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है, कार्यपालिका अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार यह सर्वोच्च और अंतिम न्यायिक अधिकरण है। जैसे कि हम लोग पहला केस डाले जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय से जाएगा उच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा और यही अंतिम न्यायिक अधिकरण होता है। ठीक है, तो इसके गठन के बारे में देखते हैं कि इसका गठन अनुच्छेद 124 के तहत है। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश निश्चित किए गए थे। प्रारंभ की बात करी हूँ ना, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 34 न्यायाधीश है। 34 कैसे? एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीशों के साथ। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो 34 है। उच्चतम न्यायालय भी बोल सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय भी बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, इसके बाद उसके पद सोपान देखते हैं। सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय आता है और वो स्थित कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे होता है उच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के नीचे क्या होगा? उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के नीचे जिला न्यायालय। ठीक, और जिला न्यायालय के नीचे क्या होगा? सिविल कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय, उसके नीचे तहसीलदार न्यायालय, उसके नीचे ग्राम न्यायालय। जी, ये जो उच्च न्यायालय है वो अभी टोटल कितने हैं? 25 है। कितने हैं? 25 है। 23 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। और वो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में और कुछ डिटेल जान लेते हैं। इसकी सदस्य संख्या तो मैंने बता दी कि 34 है। ठीक है, और न्यायालय की संख्या कितनी है? तो भारत में केवल और केवल एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, और इसके न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसके न्यायाधीशों का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक, 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। या तो वो अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर सकता है यदि उसकी आयु 6 वर्ष कंप्लीट होने से पहले 65 वर्ष की हो जाए तो भी उसको अपना पदभार छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसका वेतन और जो शर्तें हैं वो क्या होता है? वो केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, केंद्र की संचित निधि पर बोल रही हूँ। ठीक है, इसके साथ ही और इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण करता है संसद।
ठीक है। पेंशन भी केंद्रीय संचित निधि पर ही भारित होता है। योग्यता क्या क्या होती है, तो योग्यता क्या होता है, पहला तो होता है कि वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, क्या है पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या होता है, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो या फिर 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, ठीक है, या तो 5 वर्ष न्यायाधीश या फिर 10 वर्ष तक अधिवक्ता, कहाँ, उच्च न्यायालय में। और तीसरा है कि वो राष्ट्रपति के दृष्टि में क्या होना चाहिए, तो पारंगत विधिवक्ता होना चाहिए, ठीक, किसकी दृष्टि में, तो राष्ट्रपति की दृष्टि में, ठीक है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। मैंने बताया था कि कार्यपालिका अध्यक्ष, तो हमारा कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, किसके नाम पर सभी कार्य संचालित किए जाते हैं, तो वो राष्ट्रपति के नाम पर, ठीक है। और इनका शपथ क्या होता है, तो ये संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं, किसकी, तो संविधान के संरक्षण की, ठीक है। तो इनका शपथ भी याद रखेंगे कि किसकी शपथ लेते हैं, तो ये संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं। और ये अपने त्यागपत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। और इनकी पद मुक्ति किस प्रकार से हो सकती है, तो पहला तो त्यागपत्र के द्वारा, दूसरा मृत्यु हो जाने पर, या फिर महाभियोग जैसी प्रक्रिया, ठीक। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ कि महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए उल्लेखित है, ना कि किसी और के लिए। अगर बाकी का बोलना है कि तो बोलेंगे महाभियोग जैसी प्रक्रिया, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न देखते हैं और आगे ही इसका विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो H.J. कानिया, ये क्या थे, हमारे भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब पहले CJI थे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह सुमेलित नहीं है। क्यों, क्योंकि बाकी जो न्यायाधीश दिए हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का था, बस कुलदीप सिंह जी का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का था, इसीलिए ये सुमेलित नहीं है, ठीक। भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश ने सबसे लंबे समय तक कार्य किया, तो सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले न्यायाधीश ऐसे कौन थे, तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी थे, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक अपना कार्यभार संभाला, ठीक है। फिर चौथा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले में संविधान का आधारभूत ढांचा की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, केशवानंद भारती मामला, ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती मामले में ही संविधान के आधारभूत ढांचे की व्याख्या की गई थी, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किन प्रावधानों के कारण भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र कहलाती है, तो किन किन कारणों से कहलाती है, देख लेते हैं। पहला है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ठीक है। न्यायाधीशों का वेतन उनके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता, यह भी ठीक है, ठीक। न्यायाधीशों की पदच्युति की प्रक्रिया कठिन है, ये भी सही है। न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है, नहीं, इसके कारण स्वतंत्र नहीं कहलाती, ठीक। न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा है, ठीक। भारत में संविधान सर्वोच्च है, तो ये इसमें नहीं आएगा। भारत राज्यों का एक संघ है, ये इसका भी वो नहीं है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण, इन कुछ कारणों से ही भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र कहलाती है, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यह भारत के सर्वोच्च अपीली न्यायालय है। क्या है ये, भारत का सर्वोच्च अपीली न्यायालय है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है, पर उसके लिए यह बाध्यकारी नहीं होगा, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद में चलाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च और अंतिम न्यायिक अधिकरण है, क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक। अंतिम न्यायिक अधिकरण मैंने बताया था कि लास्ट में हम लोग सबसे लास्ट में अपील किसके पास कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। अगर वहाँ मंजूरी नहीं मिलती किसी भी बात को, तो फिर और कहीं नहीं जा सकते हम लोग, ठीक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो मैंने बताया था कि 26 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नवों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, तो उच्चतम न्यायालय के पास है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया, तो मैंने बताया था कि 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
11वां प्रश्न है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में किस प्रकार का शक शुबह होने पर इस पर जांच व निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो जांच व निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित कथन सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? यह संविधान की अभिरक्षा करता है, यह उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता है, यह राष्ट्रपति को विधिक मामलों में सलाह देता है। ऑप्शन ए 1, 2, 3 तीनों ये सही हैं। ठीक, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो कौन तय करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय ही तय करता है। ठीक, किसके तहत? अनुच्छेद 71 के तहत। ठीक, अनुच्छेद 71 के तहत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ठीक, इसमें हो जाएगा गलत। ये क्या बोल रहा है? सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर करता है, बाकी अन्य उच्च न्यायालय का। ठीक है, कोर्ट मार्शल के साथ नहीं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो भारतीय संविधान के द्वारा। क्यों? ये एक संविधानिक पद है। ठीक, इसका वर्णन कहाँ है? 124 में। ठीक, वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो पहला है इंदिरा साहनीवाद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत। दूसरा है विशाखावाद, अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण। मेनका गांधीवाद, अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है। डी है बेला बनर्जीवाद, विदेश यात्रा का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का भाग। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेला बनर्जीवाद, विदेश यात्रा का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का भाग। ठीक है, 17वां है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक, इसको क्या बनाया जा सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? तो संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। ठीक, ऑप्शन सी उसका राइट आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कैसे हटाए जा सकते हैं? तो कैसे हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर हटाए जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर, महाभियोग जैसी प्रस्ताव पारित होने पर। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।